नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला होने की वजह से उनकी दिल की धड़कनें भी इस समय तेज हैं। इस बीच सियासी हलकों में अटकलें तेज हैं कि कांग्रेस अपने जिताऊ माने जाने वाले प्रत्याशियों को कांग्रेस शासित प्रदेश यानी राजस्थान या छत्तीसगढ़ भेज सकती है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गोदियाल कहते हैं कि बीजेपी येन केन प्रकरण सत्ता प्राप्त करना चाहती है। उत्तराखंड में कांग्रेस दूध की जली है, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। गोदियाल के मुताबिक 2016 में बीजेपी ने जो किया वह बताता है कि वह हर हाल में सत्ता प्राप्त करना चाहती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए गोदियाल कहते हैं कि बीजेपी के लिए सत्ता के आगे कोई नैतिकता नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज चाहे 40 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हो, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि हालात 2012 वाले हो जाएं तो कोई अचरज वाली बात नहीं होगी। 2012 में कांग्रेस 32 और बीजेपी 31 सीटों पर सिमट गई थी। 10 मार्च को ईवीएम के पिटारे से नतीजों की कुछ ऐसी ही तस्वीर बनी तो इस बार बीजेपी सरकार बनाने का दाव चलने से बिल्कुल नहीं चूकेगी। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि हम तो मतगणना की तैयारी कर रहे हैं और गोदियाल जी का वक्तव्य समझ से परे है। कांग्रेस को पहले उत्तराखंड में रहकर हार जीत देखनी चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों में अभी वक्त है। देखिए, तो बहुत ही स्पष्ट संकेत भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में उत्तराखंड में बनने वाली, ये संकेत है क्योंकि वो मान रहे हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन हमारा बहुत स्पष्ट कह देना है, आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत कर आने वाले हैं, इतनी मेजॉरिटी में और इतने मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं कि हमें किसी भी छल और प्रपंच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो ये बात कह रहे हैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। गणेश गोदियाल जी ने तो आज भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का कोई मामला अभी हमारे सामने नहीं आया है। आप अगर आज भी अखबार उठाकर देखेंगे तो आज भी उनका बयान है। हम लोग इस प्रकार की अभी कांग्रेस पार्टी की कोई योजना नहीं है। जब होगी तो निश्चित तौर पर जनता को पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रकार का ना हम कोई काम करना चाहते हैं और ना किसी प्रकार का, जैसा मैंने कहा, छल प्रपंच, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। बोल रहे हैं गणेश गोदियाल जी, ये समझ से परे है। अभी राजस्थान में चुनाव में तो बहुत लंबा समय है और अभी से यहाँ से बीजेपी का कोई कार्यकर्ता क्यों जाएगा? अभी उत्तराखंड में जीत हार तो हुई नहीं, तो गणेश गोदियाल जी जरा 10 तारीख को मतगणना होनी है, अभी जीत और हार तो देख लें, जीत का स्वाद चख लें या हार का स्वाद चख लें। तो ये क्या बात हुई, हमारी समझ से परे है। और भारतीय जनता पार्टी पे जो ईवीएम हैकिंग के और ये सब मतगणना को प्रभावित करने की जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस को भान हो गया या अंदेशा है या वो ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव मतगणना बाद जो है वो सत्ता के इर्द गिर्द कहीं दूर दूर तक नहीं आने वाले। तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं मतगणना की, अपनी विधानसभा वार 70 विधानसभाओं में तैयारी हो रही है, फिर जिले की टीम बन रही है, मॉनिटरिंग करेगी, फिर यहाँ पर वॉर रूम बन रहा है स्टेट हेडक्वार्टर में कि हम लोग पूरे चुनाव को मॉनिटर करेंगे। तो हम तो मतगणना की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो उत्तराखंड का चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है, मतगणना के नतीजे आने हैं। तो गणेश गोदियाल जी का जो वक्तव्य है वो समझ से परे है, मेरी समझ से तो बाहर है। चलिए, इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज कोहली जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और लखपत बुटोला जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीरज कोहली जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, उत्तराखंड में इस समय सियासी समीकरण क्या कुछ देख रहे हैं? हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने जिताऊ उम्मीदवार को पहले ही राजस्थान या छत्तीसगढ़ भेज सकती है। देखिए कि भाजपा कांग्रेस में मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत करीबी मुकाबला है। जो हम लोगों ने 70 की 70 सीटों पर किया है, चाहे वो तो कुमाऊं की बात हो, उसमें जो है सभी सीटों पर बहुत बड़ा मुकाबला है। बड़ा मुकाबले का मतलब ये है कि कांटे की टक्कर में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। रही बात की जो बीजेपी दावा कर रही है कि 60 पार का या 57 पार का, तो इस बार स्थितियां जो हैं
2017 से बिल्कुल बदली हुई है। ये 2022 है। उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी और अब जो है बीजेपी सत्ता में और कांग्रेस विपक्ष में है। महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, राजनीतिक अस्थिरता का मुद्दा था, 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। तो ये सारे फैक्टर थे जिसको विपक्ष ने पूरी अपनी तरफ से बुझाने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब है कि मुकाबला बहुत कांटे का है। अब ये है कि 70 में से करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं, इस तरह के समीकरण बन रहे हैं कि जहां पर दोनों दलों के बागी या कुछ अन्य निर्दलीय या हरिद्वार में बहुजन समाजवादी पार्टी या कुमाऊं और गढ़वाल में एक-एक जगह पर यूकेडी जी। और आम आदमी पार्टी 1-2 सीटों पर। तो ये कुछ प्रत्याशी हैं इन दलों के जो बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों पार्टियों को ये भी आशंका है कि कुछ जो है सीटें अगर ये अन्यों के खाते में चली जाती हैं, तो ऐसे में जो किंग मेकर की भूमिका में जो है ये निर्दलीय और अन्य दल आ जाएंगे। तो एक तो दोनों दलों ने जो है अपना एक ही बजाय बाहर भले ही वो इस तरह के दावे करते हो कि बहुमत जुटाने की बात कर रहे हो, लेकिन बी प्लान पे काम करना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बहुमत के करीब पहुंच के हम बहुमत नहीं पा पाते, तो फिर इन लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। तो ऐसे लोगों पर भी जो है दोनों दलों ने नजर रखी हुई है। ये हमारे सूत्र कहते हैं, सोर्स बताते हैं। नंबर 1 बात ये होगी। नंबर 2 बात होगी, जो दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार हैं उनको छत्तीसगढ़ में या किसी दूसरे राज्य में, राजस्थान की बात आपने कही कि के तौर पर हाथ रखना चाहती है। तो देखें अब ये कलयुग की सियासत है, कलयुगी वातावरण है और हम अगर इसकी तुलना करेंगे रामराज से या सतयुग से तो ये मुझे लगता है बेईमानी होगी। आजकल सत्ता के सियासत पर पहुंचने के लिए कोई भी दल किसी भी सीमा तक जा सकता है और राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे देश में माहौल देखा है। आपने कर्नाटक को देखा है, हमने महाराष्ट्र को देखा है, हमने मध्य प्रदेश को देखा है, हमने गोवा को देखा है। तो ये सब चीजें तो चलती है, जिसको जो अवसर मिलता है वो चूकता नहीं है अवसर बुलाने के लिए। दूध का धुला कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो अपनी अपनी जगह पर मुझे लगता है दोनों दल जो है 2016 में धोखाधड़ी की है। 16 में खुलासा नहीं करता। वो अलर्ट मोड में है और अंदर पहले से ही सतर्कता बढ़ती जा रही है इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लखपत बुटोला जी, 2012 वाले नतीजे तो नहीं हो जाएंगे इस बार? देखिए, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ हाँ। कि इस प्रदेश में जो अभी तक का 2014 को जो वोटिंग हुई थी उसके बाद के परिदृश्य को देखो या उससे पहले का, मैं एक बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये कोहली जी भी मानेंगे कि उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त थी और भाजपा के विरुद्ध पूरा प्रदेश के लोग लामबंद थे। लोगों ने कांग्रेस को स्पष्ट बड़ा जनादेश दिया, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं चमोली से आता हूँ, चमोली की तीनों विधानसभाओं पे कांग्रेस अच्छे मतों के साथ विजय प्राप्त करेगी। वहां पे कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार 100% रिजल्ट के साथ जीतेगी। मेरे को जहां तक लगता है, जितना मैं घूमा हूँ, जितने मेरे पास आंकड़े, मुझे नहीं लगता कि कहाँ ही कांग्रेस को किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये स्पष्ट हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा प्रदेश के कि यदि हम कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में भी आते हैं, लोकतंत्र में यदि कुछ और पार्टियां भी जिन्हें भाजपा को हरा करके वो लोग आए हैं उनको भी सत्ता में रखेंगे और क्योंकि प्रदेश में एक सरकार चलानी है और उन लोगों को भी साथ रखेंगे जिस क्षेत्र के लोगों ने भाजपा के विरुद्ध वोट देके, चाहे दूसरी पार्टी के लोगों को जिताए हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे और पार्टियां हो, सबको साथ लेकर के कांग्रेस काम करेगा। आखिर में उन्होंने सत्ता के विरुद्ध वोट दिया है और जो लोग जीत के आते हैं उनको कांग्रेस अपनी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अभी जो नीरज कोहली जी कह रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर यूकेडी और बसपा के प्रत्याशियों ने भी पूरा जोर लगाया है, तो निर्दलियों की भी इस बार जीत हो सकती है और अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी जीत सकते हैं। कुछ सीटें तो उनके खाते में भी जाएंगी ना सर? जी वंदना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे कह सकता हूँ कि लगभग दो के आसपास निर्दलीय, 2 के आसपास बसपा हो सकता है और यही मुझे लगता है कि 2-3-4 सीटें ऐसी जिन पे संभावनाएं जताई जा रही है और जिसपे लगता है कि त्रिकोणीय फाइट हो सकती है।
बाकी सीटें कहीं पे ऐसी नहीं कि जहाँ पे लगभग मैं मान के 64 सीटों में से कांग्रेस लगभग, यदि उनको 6 सीटों को मैं 4-5 सीटों को घटा भी दूं तो 64-65 सीटों में से कांग्रेस 45 प्लस आराम से जीतेगी। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है और पार्टी का जितने हमें आंकड़े मिले या फीडबैक मिला उसमें मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि कोई निर्दलीय जीत के आता, कोई दूसरी पार्टी का, लेकिन उनको वोट तो सत्ता के विरुद्ध मिला है ना, वो तो सत्ता के विरुद्ध वो जीत के आए हैं, तो क्यों उस पार्टी में जाएंगे जिसको इस प्रदेश की जनता हटाना चाह रहे। हम सबको साथ लेके चलेंगे, उन लोगों को प्रदेश के विकास में उन लोगों को साथ रखेंगे अपना। ये कांग्रेस ने पहले भी कहा हम बहुमत के साथ आएंगे, लेकिन जो विरोधी दल जितने भी जीते उनको सबको साथ ले जाने का काम करेंगे। और कांग्रेस एक स्पष्ट बहुत प्रदेश की जनता से हमने अनुरोध किया था कि प्रदेश की जनता से बड़ी विनम्र अनुरोध था हमारा कि इस समय जो बहुमत दे कांग्रेस को अच्छा बहुमत दे, ताकि यहाँ के जो हमारी संस्कृति। बिल्कुल 10 मार्च को नतीजे आ ही रहे हैं सर, देखने वाली बात रहेगी कि आपकी अपील को कितना माना है उत्तराखंड की जनता ने। रविंद्र कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। डरा के रखा हुआ है आपने सर। पहले तो स्ट्रांग रूम के बाहर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय पहरा दे रहे हैं, उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि अपने जिताऊ उम्मीदवारों को अभी से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं। मतलब पूरा भय का माहौल पैदा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। रविंद्र जी देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी कि कांग्रेस जो है अब इस हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ेगी? ईवीएम के सिर फोड़ेगी, स्ट्रांग रूम के सिर फोड़ेगी, घपले के सिर फोड़ेगी, या आपस में एक दूसरे का फोड़ेगी? तो ये आने वाला समय आपको पता लग जाएगा। 10 मार्च अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं शेष, और उत्तराखंड की देवभूमि की इस जनता ने जिस आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को, और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 10 तारीख को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा और देवभूमि में एक बार फिर पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सफल होंगे। क्योंकि कोई भी एक कारण ऐसा नहीं दिखता जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को जो है कहीं हार का सामना कोई। आपको कारण गिनवा देते हैं सर, कारणों की तो पूरी फेहरिस्त लेकर बैठे होंगे लखपत बुटोला जी कि इस बार आपकी हार क्यों होगी। उन कारणों पर ही हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, आप ही का रुख कर रही हूं मैं। सर, कारण तो बहुत है। महंगाई बड़ा मुद्दा रहा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा, भू कानून बड़ा मुद्दा रहा, गैरसैंण बड़ा मुद्दा रहा, इसके अलावा पुलिस ग्रेड पे बड़ा मुद्दा रहा। ये तो ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जो सीधे सीधे उत्तराखंड की जनता से जुड़े रहे हैं, और इन पर आपकी सरकार फेल हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई कारण नहीं है जिससे आप हार जाएं? देखिए, ये जितने भी आपने मुद्दे गिनवाए, ये विपक्ष के लगातार पिछले 7 सालों से, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे, बेरोजगारी और हमारे उत्तराखंड में पलायन को लेके ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, पलायन एक समस्या है, इससे कभी कोई इनकार नहीं करता। लेकिन इस ओर अगर किसी ने पलायन को रोकने का सबसे बड़ा बीड़ा अगर किसी ने उठाया, इस ओर चला है इस योजना को लेते हुए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे वो कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन ले जाने का हो, और चाहे 4 धाम को जोड़ने की यात्रा को 4 लेन बनाने की हो, तो इसके कारण जनता को समझ आया है। इन्होंने खेला था ये दाव बेरोजगारी का और चीजों का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मुद्दा चला होगा। ये विपक्ष ने ही सिर्फ चिल्ला चौहट मचा के इस पे जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष मजबूती के साथ लोगों के बीच में रखा है, और जिसे मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि देवभूमि की जनता बहुत समझदार है, और जिस देवभूमि ने एक लंबी लड़ाई के बाद जिनकी महिलाओं ने जो है उत्तराखंड राज्य बनाया हो, वह देवभूमि की महिला और माता बहनें समझती हैं कि किसका कौन इस उत्तराखंड का जो है भविष्य को संवार सकता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला है। ये 10 तारीख को आपको जब आंकड़े आएंगे तो आपको सबको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी
पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर पुनः राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। नीरज कोहली जी, क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है सर कि जो ये मुद्दे थे, महंगाई और बेरोजगारी, ये सिर्फ विपक्ष के द्वारा बढ़ाए गए, विपक्ष के द्वारा इन्हें तूल दिया गया, वास्तव में ये मुद्दे ही नहीं है? नहीं पल्लवी, देखें ये मुद्दे तो बल्कि मैं कहूंगा कि राज्य स्तर की बात नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत छाए रहे मुद्दे। आप बल्कि आप उत्तराखंड की बात छोड़ें, जो और अन्य राज्य हैं, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, या गोवा, मणिपुर, वहां भी ये मुद्दे छाए रहे। बल्कि मैं कहूंगा कि कोविड काल और कोविड काल के दौरान और उसके बाद तक उत्तराखंड तो देश के 10 ऐसे टॉप के राज्यों में तो उत्तराखंड का नाम दर्ज हो गया, जहां सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी की दर है, जहां सबसे ज्यादा महंगाई की दर है। उत्तराखंड के तो बड़े हावी रहे। तीसरी बात जो राजनीतिक अस्थिरता रही कि आपको प्रदेश की जनता ने 2017 में प्रचंड बहुमत किया, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय जिसे कहते हैं। 57 विधायक आपको दिए और उसके बावजूद आप जो है ना तो आप स्थायी मुख्यमंत्री दे पाए और ना आप स्थिर सरकार दे पाए। आपने उसके बावजूद 3 मुख्यमंत्री आपने प्रदेश में बदल दे। इस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता रही। तो ये 3 सेक्टर तो मैं खुद मैं देखता हूँ कि ये 3 मुद्दे बहुत हावी थे और वाकई में जिससे जो है जनता क्या हमारा देश सीधा सीधा प्रभावित हुआ है। अब रही बात है कि विपक्ष ने इन मुद्दों को दमदार तरीके से उठाया, लेकिन वो कितना भुना पाया है या सत्तारूढ़ दल उस पर कितना काउंटर कर पाया है, क्योंकि अब सत्तारूढ़ दल तो हमेशा कहेगा कि मैंने अच्छा काम किया है और अब तो प्रदेश केस में काम करते रहे हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो निराधार आरोप लगा रहा है। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई, लेकिन ये मुद्दे थे और थे मुद्दे ये। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो हमारा एनालिसिस है, इन मुद्दों का असर जो है चुनाव परिणामों में भी नजर आएगा। लखपत बुटोला जी, भू कानून बहुत बड़ा मसला रहा है सर, लेकिन इस बार भी उस मसले का हल नहीं निकल पाया। देखिए, बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा। पहले तो मैं कहता हूँ कि क्यों ये सत्ता से बाहर होके 2000 में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिएगा, हम प्रदेश को नंबर 1 पे ले जाएंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। इस प्रदेश की जनता ने उन पे भरोसा किया और 2/3 से बड़ा बहुमत उनको दिया। उन्होंने इस प्रदेश में 2 मुख्यमंत्रियों को गला घोटा, इस प्रदेश के जनादेश का अपमान किया, 2 मुख्यमंत्री बदल के 3 मुख्यमंत्री बना दिए। पहले तो इन्होंने जो लोकतंत्र का गला 18 मार्च 2016 को घोटा, उसके बाद इन्होंने अपनी सरकार में पूर्ण बहुमत के 2 मुख्यमंत्रियों का जो गला घोटा वो सबने देखा है। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कह सकता हूँ, इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें विपक्ष उठा रहा। मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, संजय गुप्ता कांग्रेस के तो नहीं है, आपके 2 बार के विधायक है। उन्होंने कहा कि हम आपके जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, वो विधायक बनने से पहले एक छोटा सा कारोबार करते थे। आज उनके पास हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति होगी। वो कहाँ से होगी? वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संलिप्त हैं और उनके सीबीआई या ईडी की जांच या हाईकोर्ट के किसी जज से होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस ने नहीं कहा। आपके चीमा जैसी 4 बार के विधायक, उन्होंने कहा कि भीतरघात हुआ। आपके कम से कम 12-13 विधायक इस तरह के जो कह रहे हैं कि भाजपा के सब भीतरघात हुई है, तो इससे पता चल सकता है कि उन्हें पता है, इनके कैंडिडेटों को पता है कि उनकी जमानतें नहीं बच रही। आरोप तो ये लगा रहे, जो तुम कह रहे कि कांग्रेस ईवीएम पे भंडा फोड़ेगी या दूसरों पे। अरे आपके विधायक जो 2-2, 4-4 बार के विधायक, वो खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष पे, अपने संगठन पे कितने संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, आपके विधायक आज तक बदतमीजी भी करते थे, महिलाओं से छेड़छाड़ भी करते थे। जिस तरह से आपके 4-4 विधायकों पे महिलाओं के उत्पीड़न, और एक महिला तो DNA टेस्ट के लिए 5 साल से घूम रही है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके घूम रहे। आपके प्रदेश कार्यालय के अंदर एक नौजवान साथी ने मंत्री के सामने आत्महत्या कर दी, एक व्यापारी ने। एक आपके ऑफिस के अंदर संगठन मंत्री ने एक महिला से छेड़खानी कर दी। तो ये आपके लिए कोई मुद्दे नहीं हो सकते, लेकिन देवभूमि के लिए बड़े मुद्दे हैं। मैं आपसे कह सकता हूँ, प्रदेश को आपने 72,000 करोड़ के कर्जे में डाल दिया। प्रदेश के अंदर आपने सबसे ज्यादा इस इतिहास की सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा दी है। प्रदेश के अंदर आप जो खनन लूट की जो आपने कर रखा है, RT-PCR में कुंभ जैसा पवित्र जो 12 साल में देवभूमि होता, उसमें भी आपने इतिहास का सबसे बड़ा RT-PCR घोटाला कर दिया। कि कोविड के समय पर जो मुफ्त में वैक्सीन दी गई और मुफ्त में जो अनाज दिया गया, उससे मदद मिली लोगों को। आपको समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर आज से पहले यदि आपने अपने बुजुर्गों को पूछोगे, इस देश के अंदर कई महामारियां हैं। पहले भी वैक्सीन दी गई, सरकारों ने वैक्सीन दी, मुफ्त वैक्सीन दी है। ये कोई स्पेशल करे, पहली बात है। दूसरी बात, ये वो सरकार है, ये वो निर्दयी सरकार है जिन्होंने कोरोना में लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, लोगों के बच्चे, ये उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे।
ये मास्क में भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये सैनिटाइजर में भ्रष्टाचार कर रहे थे, और तो छोड़िए 1 लाख से ज्यादा फर्जी RTPCR घोटाला करके टेस्ट का घोटाला, कर्मकांड का घोटाला कर दिया। और चीज तो आप छोड़, अरे भैया अब चुनाव खत्म हो गया, अब ये इतनी लंबी चौड़ी भाषणबाजी करके कोई फायदा नहीं। ये सारे मुद्दे लगातार आप उठाते रहे, घोटाला में तो रहे हो, है उससे ना? क्या उम्मीद ये करते हैं? झूठ का जो पिटारा लेके जो आप लगातार पिछले 5 साल से चले हो ना, उसे जनता जवाब दे चुकी है, और जनता आपको दिखा देगी 10 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, भाजपा इस समय जमानत नहीं बचाएगी, कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ आएगी, लेकिन अगर कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंस में है, उनको लेके हम अगर रविंद्र जी, अगर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंस में है तो कोई तो बड़ी वजह होगी ना उनकी कॉन्फिडेंस की, उनके इतने आत्मविश्वास की। अब देखिए ऐसा है कि फिलहाल तो सारा मामला ईवीएम में बंद है, और सभी अपने अपने आप को जीत का बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पुष्ट रिपोर्ट है हमारी, सब इंटरनल जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, लोगों से जो बातचीत हुई है, मैं आपको बता दूं कि लगभग आप ये देखेंगे कि 2017 का दोबारा से हम जो है 2017 वाली स्थिति में हम दोबारा जो है हम खड़े होंगे 2022 में। और यही कांग्रेस इस डिबेट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जब ये कह रहे होंगे कि जी ये तो ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई, तो अभी आपने सुन ही रहे होंगे इनके माननीय हरीश रावत जी कभी कुछ बयान दे देते हैं, अभी इनके गणेश गोदयाल जी कह रहे हैं अध्यक्ष की भाई जो है राजस्थान में ले जा लेंगे। तो अब ये चीजें जो है इनके आपके भी तो प्रत्याशी बहुत कुछ कह रहे थे सर, आपके प्रत्याशी भी तो बहुत कुछ कह रहे थे, उन्होंने तो अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे साथ भीतरघात हुआ है। तो आपके प्रत्याशियों ने भी तो अपना दुख और दर्द जताना शुरू कर दिया है, यानी कि हार का ठीकरा अभी से फोड़ रहे हैं वो मदन कौशिक पर। देखिए ये तो सब इंटरनल बात है पार्टी के अंदर की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा अभी कि अगर इस तरीके की कोई होती है तो इसके लिए अंदर पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नीरज कोहली जी, आप ही का जवाब चाहेंगे। अभी देखिए ऐसा कि अब सचिवालय भवन, मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, आप देखते हैं कि वहाँ आसपास कितनी सुरक्षा रहती है। हाँ। जो मिलने जुलने वाले लोग भी जाते हैं, पहले उनका भी रिकॉर्ड और वो सब सारी चीजें तलब की जाती हैं, और अपॉइंटमेंट देखा जाता है कि आप किससे मिलने आए हो, क्या मिलने आए हो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ जो फाइलें रखी होंगी या जो दस्तावेज रखे होंगे, तो इस बारे में तो मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री के स्टाफ को ही मालूम होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नष्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, या किस तरह के डॉक्यूमेंट नष्ट हुए हैं, इसकी जानकारी भी सरकार को देनी चाहिए, बतानी चाहिए कि नहीं इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर हुआ है तो क्या नुकसान हुआ है। ये ऑफिशियली तो सरकार इस चीज को बता सकती है। अगर हमारे और आपके पास कोई अनऑफिशियली कोई खबर भी है तो वो हम ऑफ द रिकॉर्ड तो बात कर सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हम उसको बात नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरह से पुष्ट नहीं है सोर्सेस से जो चीजें मिलती है। तो इस पर तो सरकार का ही दृष्टिकोण आना चाहिए बिल्कुल सामने कि भाई उस आगजनी घटना से कि सरकारी में दस्तावेज नष्ट हुए हैं, अगर हुए हैं तो किस टाइप के दस्तावेज नष्ट हुए हैं या नहीं हुए, ये सरकार को देनी चाहिए जानकारी। रविंद्र जी, ये परंपरा चली आ रही है उत्तराखंड में कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अगली बार अपनी खुद की सीट तक नहीं बचा पाता है। इस बार ये परंपरा जारी रहेगी सर या टूट जाएगी? मैं आ रही हूँ लखपत जी, एक बार जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी से। देखिए ये परंपरा कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने बनाई हुई है। ये ऐसी एक मिथ्या बना दी गई है कि ऐसा जैसे कई बार बताया ऊपर पहाड़ में गंगोत्री में जो चुनाव जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। एक बार भाजपा की, एक बार कांग्रेस की, और जो मुख्यमंत्री रहेगा वो अपनी सीट हार जाएगा। ये एक मिथ्या है जो समाज में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है। और कोई जब भी उत्तराखंड में चुनाव हुआ और ऐसा हुआ है, इस कारण ये मिथ्या बनी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ज्यादा कोई इसको तवज्जो देने की जरूरत है या इसके ऊपर कोई सच्चाई मानने की जरूरत है। और ये मैं समझता हूँ अब की 2022 में ये सारी मिथ्या एक बार फिर देखना आप झूठ साबित होंगी और ये टूटेंगी। और जो जिस प्रकार का एक अंदर विश्वास का माहौल, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक खासियत है, ये नेगेटिविटी क्रिएट करने में नंबर 1 है, ये चैंपियन है
इस काम में नेगेटिविटी कैसे क्रिएट करें, उसके बाद जब चुनाव में रिजल्ट इनके पक्ष में ना आए तो उसको कह के फिर एक बड़े स्तर पे प्रसारित करें। तो एक इनकी एक ये डर्टी ट्रिक्स हैं और जिसपे ये काम करते हैं, और मैं इन सारी मिथ्याओं को हम नहीं मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी मेहनत पे, अपने लगन पे और अपने किए हुए कार्यों पे जनता के बीच में थी, और मुझे लगता है कि जनता ने भरपूर रूप से आशीर्वाद दिया है। चलिए लखपत जी, धामी जी जीतेंगे इस बार तीसरी बार खटीमा से? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरह की वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, हाँ। उससे तो लगता है कि इस समय कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सब जमानतें नहीं बचा पाएंगे। हमारे वहाँ का आकलन है कि भाजपा वहाँ पे बुरी तरह से चुनाव आ रही। बाकी से मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं वहाँ उस क्षेत्र से जिन लोगों से बात की है, उन्होंने कहा धामी जी चुनाव हारे, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, गया भी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत चीजें नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपसे कि आप एक चीज को समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस हमेशा नकारात्मक बातें कहती है, करती है। मान्यवर, एक चीज बताएं कि आपके जो 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके सारे के सारे फैसलों को रिपील करने का काम आपके दूसरे मुख्यमंत्री ने किया। तो हमने कहा कि आपने देवस्थानम बोर्ड क्यों बनाया? तो अगर नकारात्मकता थी तो आपने वापस क्यों लिया? आप एक चीज बता दीजिएगा। ये चीजों पे तो आपको जवाब देना पड़े। यदि आपके प्रदेश मुख्यालय में आपके संगठन मंत्री महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के लिए काम करती है, और जनता की अगर कोई आवाज आती है तो उसको अपने पीछे हटने से भी पीछे नहीं हटती, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे सुन लीजिए ना, बस आपकी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके संगठन मंत्री ने आपकी महिला कर्मचारी के साथ, महिला पदाधिकारी के साथ छेड़खानी की कौन सा काम कर दिया? आपके विधायक पे लगातार महिला करती रही, इनका डीएनए टेस्ट करे, 3 विधायक मुख्यमंत्रियों से लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब, आपने कौन सा काम कर दिया? नकारात्मक राजनीति कांग्रेस क्यों करती है? अब किसी को आरोप लगाना, आरोपित बनाना, सेवा, आपका राष्ट्रवाद, आपका ऐसे तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जमानत पे बाहर है। आप छेड़खानी करो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जमानत पे बाहर है। देश चलता है, इस काम के लिए आपको चुना गया था। चोरी में दोनों बाहर है जमानत पे। तो ये तो अभी जमानत को या किसी पे आरोप लगा देना, बहुत फर्क है। मान्यवर, आपने कहा था हम सरकार में आएंगे 100 दिन में। अरे एक बात का जवाब दीजिए ना, मैं सवाल, आपने कहा था कि हम 100 दिन में लोकायुक्त लागे आप लोकायुक्त को लागे 100 दिन में? फॉरवर्ड समिति को किसने भेजा? आपके पहले पेज पे पहला पॉइंट था कि हम 100 दिन में भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते लागे। आपने कहा था 6 महीने में हम सारे सरकारी पदों को भर दिया ना, सरकारी पदों को। आपने लूट खसोट भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न क्या है? आपने केवल अनंत नदी नाले सारे खोद दिए। लखपत जी, रविंद्र जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अब ये सारी चीजें करने का क्या फायदा, क्योंकि ईवीएम में किस्मत तो कैद हो गई है, अब जो होना था सो तो हो गया, अब इन चीजों को रिपीट करने का क्या फायदा? वंदना जी, यही इनकी क्या चुनाव जीतने हारने से जो इनके लोग बलात्कार कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? जो इन्होंने प्रदेश में लूट खसोट मचाए वो बंद हो जाएंगे? चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सरकारें किसी की बनेंगी, लेकिन हमारी जो बहन है, जो लोकतांत्रिक संविधान की जो शक्तियां हमारी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पुलिस वाले शिकायतें कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में इनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस सवाल उठाए तो नकारात्मकता है। यदि कुछ आर्मी वाले गलत वोटिंग कर रहे हैं और उसका वीडियो हम दे देते हैं चुनाव आयोग को, तो वो गलत सवाल है उठाना। आप पूछे, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग होना चाहिए। और दूसरी बात, चुनाव आते जाते रहेंगे, प्रदेश और देश महत्वपूर्ण है, और इन्होंने जो इनकी गलत नीतियां रही, जो इन्होंने जिस प्रदेश का जो अपमान किया है, उसको लेकर हम बार बार कहेंगे। हम सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़े हैं, और हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, जो इन्होंने प्रदेश को, इस देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी इनको सत्ता से तड़ी पार करेगी। और 10 तारीख को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक अपनी जमानतें नहीं बचा पाएंगे, मैं आपसे कह सकता हूँ।
नीरज कोहली जी, अगर हम खटीमा की ही बात करें, खटीमा सीट पर ही विस्तार से चर्चा करें, तो एसएस कलेर और कापड़ी कितनी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं आपको? हालांकि हो चुके हैं मतदान, लेकिन फिर भी ये जानना बेहद जरूरी है कि उनके मुकाबले दोनों प्रत्याशियों की स्थिति क्या रही थी। पल भी देखें कि इस बार जो है खटीमा का चुनाव भी बहुत नजदीकी है। हाँ। इस तरह की वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे साथियों ने, हम लोगों ने एनालिसिस किया है, वहां पर भी मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत नजदीकी मामला है। कहने का मतलब, बाकी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग अपने एरिया में हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट भी जो है दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। बाकी तो जनादेश जनता ने दे दिया है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को सारे देंगे कि जनता ने किस पर विश्वास और किस पर भरोसा जताया है। लेकिन ये जरूर है कि निश्चित ही इस बार जो बहुत सारी सीटें हैं, जीआईडी, वीवीआईपी, कई सीटें हैं जिन पर बहुत कड़ा मुकाबला है। जैसे लाल कुआं पे भी जहाँ हरीश रावत जी लड़ रहे हैं, वहां पर भी काफी नजदीकी लड़ाई है। और खटीमा की आपने बात करी, बहुत सारी चीज, देव प्रयाग है, और आपका टीरी में, नरेंद्र नगर में, श्रीनगर में, जहाँ भाजपा के जो संगठन मंत्री हैं, संगठन मंत्री पहले भाजपा में रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं धन सिंह रावत, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर। और हरिद्वार शहर में जो भाजपा प्रदेश मुखिया लड़ रहे हैं मदन कौशिक। तो इस तरह की जो काफी सारी सीटें, जिनको हम कह सकते हैं वीआईपी सीटें हैं, उन पर बड़ा नजदीकी मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है। कई जगह तो ट्रायंगुलर फाइट भी हो गई है, कहीं मतलब दागी बागी और निर्दलीय भी दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पर इनऑल जो पूरा सिनेरियो है, बहुत नजदीकी मुकाबला होने जा रहा है ये 2022 का। 2017 जैसा नहीं है कि 2017 में एक तरफा हो गया था सब कुछ। 2022 में बहुत करीबी चुनाव मुकाबला है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमने राजनीतिक माहौल देखा चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक का, तो थोड़ा मुझे पलड़ा जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है। वो भी क्योंकि सरकार के विरुद्ध जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको देखते। और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति समझ पा रहे हैं? पहली बार यहाँ पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कुछ सीटें निकाल पाएंगे सर? कल भी देखें कि आम आदमी पार्टी की जब उत्तराखंड में आमद हुई थी तो बहुत जोर शोर तरीके से, बहुत दमदार तरीके से, और बहुत यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन्होंने उन मुद्दों को उठाया। और उनकी मैंने देखा कि धीरे धीरे फैन फॉलोइंग भी काफी आम आदमी पार्टी की बढ़ती चली गई। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, और खासतौर से जब उन्होंने अपने चेहरे को घोषित किया, अपने कमांडर को घोषित किया, अपना सेनापति घोषित किया, उसके बाद से उनका जो है डे बाय डे डाउनफॉल शुरू हो गया। और मतलब कहते हैं कि जैसे उल्टी दुस्ती शुरू हो गई। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से, जिस तेजी से उनके साथ उत्तराखंड के लोग जुटते चले गए, कार्यकर्ता और नेता, उसी तेजी के साथ वो लोग टूटने भी शुरू हो गए। काफी तमाम उनके कार्यकर्ता, काफी नेता, जब से उन्होंने चेहरा डिक्लेयर किया, वो चुनाव आते आते टूट के चले गए। तो कहने का मतलब है कि कुनबा बनाने से पहले, आशियाना बनाने से पहले उनका आशियाना बिखरने लग गया। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। जो एक बढ़त रहती हुई दिख रही थी, वो लग रहा था कि यहाँ पर इस बार वो अपने आप को कोशिश कर रही थी कि तीसरा विकल्प बनने की उस दिशा में। लेकिन उस दिशा में उनको बड़ी चोट पहुंची, मतलब उनका कुनबा जो है बिखरता हुआ नजर आया। तो इसलिए मुझे ज्यादा नहीं लगता कि जो उम्मीदें बनी थी, जो आशा बनी थी, कि उस तरह की परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी कर पाए। हाँ, हो सकता है एक आधी सीट पे, 1-2 सीटों पे उनका खाता वाता खुल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद नहीं। और इस बार ये पूरी तरीके से सियासी जानकार भी मान रहे हैं कि बीएसपी किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है सर। आज देखें कि पल्लवी, 2002 से लेके और 2017 तक के हमने 4 चुनाव देखे। जो पहला चुनाव हुआ था तो यहाँ पर जो अन्य दल थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और कुछ निर्दलीय, इनकी बहुत बड़ी अच्छी भूमिका थी, इनकी अहम भूमिका थी। ये 14 सीटें जो है पहले चुनाव में अन्य दलों को मिली थी, निर्दलियों को मिला के। फिर जब 2007 का चुनाव हुआ तब भी 14 सीटें मिली। मतलब देख सकती है कि अन्यों के पास कितना बड़ा जन आधार था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 2012 में आते हैं, तो 2012 में 50% रह जाती है। मतलब अन्यों के खाते में सीटें 7 रह जाती है। मतलब उसका वोट शेयर जो है कम हो गया। और 2017 में आते आते तो सिर्फ जो है यूकेडी, बीएसपी, सपा, ये सब लोग साफ हो गए और सिर्फ 2 निर्दलीय जीते थे। तो वहां तक तो ये स्थिति आ गई थी कि बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने आ गई। लेकिन इस चुनाव में, 2022 के चुनाव में, जैसा कि आपने कहा कि फिर एक बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार में बहुजन समाजवादी पार्टी के 2-3 सीटों पर कैंडिडेट बहुत दमदार, एक डीडी हाट सीट और एक देवप्रयाग सीट पर भी जो उनके कैंडिडेट हैं वो दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही काशीपुर में आम आदमी पार्टी के जो
प्रत्याशी हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो जी। इस तरह से अगर जोड़ेंगे तो 10-12 सीटें ऐसी बन जाती हैं, ये भी है कि जहाँ दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं अन्य लोग। लेकिन अगर उसमें से 50% भी अगर 5-6 लोग भी जीत के आ जाएंगे, तो वो कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस का ही रेशियो जाएगा। वोट शेयर जो है उन्हीं का वोट शेयर कम कम होके उनके पास जाएगा। और वो अहम भूमिका में आ जाएंगे, किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। और ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एनालिसिस जो है बीजेपी कांग्रेस ने भी, मैं कहता हूँ प्लान बी पे, भले ही वो ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि हम बहुमत के साथ आ रहे हैं, जादुई आंकड़े को पार कर रहे हैं। जी। लेकिन कहीं न कहीं मन में उनके भी आशंका है, इस बात पर भी उन्होंने होमवर्क करना शुरू कर दिया है कि अगर अन्य जीत के आते हैं, 5-6 सीटें लेके आते हैं और हमारी सीटें तो ये कम तो होती हैं, बीएसपी के लिए भी हम बड़ी इस चुनौती जादुई है ना आंकड़े से सर, कि पीछे रह जो जाते हैं, उनके तो फिर जिताऊ सारी की सारी रहेंगे। नीरज जी, ये तो बीएसपी के लिए भी बड़ी चुनौती है, उनके जो जिताऊ कैंडिडेट रहेंगे उन्हें एकजुट कैसे करके रखा जाए, क्योंकि हमें राजस्थान का भी याद है, राजस्थान में कैसे बीएसपी के इतने सारे विधायक कांग्रेस में चले गए थे। तो कौन लोग हमारी मदद कर सकते हैं या किन लोगों पर हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। लखपत जी, आप बोलते हैं, आप ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन राजस्थान में बीएसपी के कितने विधायक पार्टी में चले गए थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वो हमें याद है पूरी तस्वीर। और अगर इस बार किंगमेकर की भूमिका में रहेगी बीएसपी, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कोशिश तो करेंगे उन्हें अपने पास लाने की। देखिए, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, चाहे राजस्थान हो उत्तराखंड, सरकार के जो जीत के आ रहे हैं, मॉरल जिम्मेदारी है कि वो उस सत्ता के विरुद्ध जीत के आए हुए दल के विरुद्ध ही काम करे, और क्योंकि उस दल से अजीज आके लोगों ने उनको जिताया है। मैंने पुनः कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, हमारा भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा है। लेकिन जो भी लोग सत्ता के विरुद्ध जीत के आएंगे, सब लोगों को साथ लेके कांग्रेस चलेगी, सबको अपने साथ सम्मानित करेगी। हम अच्छे बहुमत के आने के बावजूद भी मतलब सबका आप सम्मान अगर ये करेंगे। प्रक्रिया मैं अपनाते हैं आपको तो ये प्रक्रिया पवित्र हो जाती है, लेकिन अगर बीजेपी अपनाती है तो आप इसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं सर। आपको तो सुन लीजिए, आपको समझना पड़ेगा। क्या? पहली बात, जी। राजस्थान, और फिर मैं यही बता रहा हूँ, पूरी बात मेरी पूरी होगी तो इंटरप्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में आपने देखा होगा, कांग्रेस बहुमत के साथ आएगी, बसपा ने समर्थन दिया, उनके अधिकांश विधायकों ने सोचा, उसमें से 90% विधायक ने कहा कि हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमने कोई सरकार नहीं तोड़ी, लोकतंत्र की हत्या नहीं की, चुनी हुई सरकार को नहीं गिराया है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में यदि बसपा आती है और हमारे बहुमत की सरकार आती है, हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहती है, तो हमने कहा मना किया। लेकिन हम किसी चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा रहे, उनको पैसा दे के, लालच लोट दे करके नहीं उसको ले जाए। आप मध्य प्रदेश की घटना, आप कर्नाटक की घटना, आप गोवा की घटना, आप उत्तराखंड की घटना, तमाम इन तरह की घटना के साथ ये घटनाओं को आप दोनों को कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर है। यहाँ सरकार बनाना और सरकार के साथ सहभागी करना, और कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस के साथ हमारा भविष्य बेहतर है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ बेहतर है, तो लोग आते हैं, जुड़ते। लेकिन हम किसी को चुनी हुई सरकार को नहीं गिराते, हम लोकतंत्र का अपमान नहीं करते हैं। चलिए, ठीक है लखपत जी, पूरा जवाब लेंगे आपका, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखपत बुटोला जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैंने इन चीजों को लेके आपसे कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि इस समय उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में लाएगी, ताकि हम उत्तराखंड की जो पहचान है, उत्तराखंड का स्वाभिमान है, उत्तराखंड का जो सम्मान है, उसको हम आगे ले जाएं। जो 5 साल में भाजपा ने जो उत्तराखंड के स्वाभिमान और सम्मान को तहस नहस करने का काम किया, उसको हम पुनः गौरवान्वित करने का काम करेंगे। और जितना हमारे पास, मैं व्यक्तिगत रूप से जितनी जगह गया हूँ, जिन लोगों से मैंने बातें की है, लोगों का ये मानना है, कोहली साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस प्लस में है, कांग्रेस अच्छे संख्या के साथ सत्ता में आएगी। मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ, भाजपा जिन चीजों को लेकर के हमारे प्रवक्ता भाजपा के बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, हम ये कह सकते चुनाव में आरोपों की बातें तो होती है, लेकिन तथ्य के विरुद्ध कांग्रेस बात नहीं करती है। आपने देखा होगा, लगातार भाजपा के प्रोपेगेंडा चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस के विरुद्ध जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा करने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता इस समय इनके
झूठे वादों में न आए। काट की हांडी एक बार चलती है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस आराम से अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और इस प्रदेश की सेवा करेगी, यहाँ के विकास करेगी। मैं ये आपसे वंदना जी कह सकता हूँ। और एक बात और कह रहा हूँ मैं आपसे कि आपने जो राजस्थान इन जगहों की घटना मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना की है, ये तुलना नहीं की जा सकती। उत्तराखंड में मैंने पुनः कहा, हम अच्छे बहुमत के आने के साथ भी जो इस भाजपा के शासन से त्रस्त होकर के और लोगों को भी जिताते, उनको भी कांग्रेस साथ लेके चलेगी। चलिए लखपत बुटोला जी, वैसे 1 घंटा होने जा रहा है हमारी चर्चा को। 4 लोगों में आप मेरा नाम तक तो याद नहीं रख पाए और आपको लग रहा है कि आप पूरा प्रदेश चला लेंगे। पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। मैं आपका रुख करूंगी रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, सवाल ये है सर कि आप जो कह रहे हैं कि आप पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाएंगे, ऐसा क्या किया आपकी पार्टी ने इन 5 सालों में कि जनता बार बार आपको ही मौका देती रहे? देखिए, जनता के बीच में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में राज्य सरकार द्वारा किया गया और पिछले 7 सालों से जो केंद्र सरकार ने, चाहे वो पूर्व सैनिकों के उनका जो मानदेय बढ़ाया था, मैं उसे भूल रहा हूँ उसका तो, और चाहे राज्य में रोजगार के सुअवसर नए पैदा करने हो, होम स्टे की योजना इतनी जबरदस्त लेकर आए जिससे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को रोजगार मिला और पूर्व सैनिकों का जो जिस तरीके से सम्मान हुआ है और महिलाओं के जो सम्मान में जो कार्य किया, उससे मुझे निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन मैं इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि बुटोला जी आश्वस्त है कि उनकी सरकार आ रही है, लेकिन मेरे आपके मंच से, आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे एक सवाल भी है कि अगर किसी कारण आपकी सरकार नहीं आई तो ये आप ईवीएम पे दोष तो नहीं देंगे? लखपत जी, देखिए, मैं आपसे कह सकता हूँ, पुनः मैं कह रहा हूँ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, इसमें कहीं इफेक्ट बट नहीं है। अच्छा, बस एक बार ये कह दो, हम ईवीएम पे कोई दोष नहीं देंगे। देखिए, मैंने आपसे कह दिया, कांग्रेस की सरकार आनी है, अच्छे बहुमत के साथ आने, ये नौबती नहीं आनी है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हम मान्यवर ईवीएम पे नहीं शंका, आपकी नियत पे शंका है, आपके क्रियाकलापों पे शंका है। और ये मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि ये कोई शंका नहीं है, आप लोगों ने इस शंका को मजबूत किया है। पल्लवी जी, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये इसी चैनल पे बैठ के किस किस पे दोष देंगे ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। आप लोगों ने कुछ तैयार किया है सर कि अगर दोष देने की बारी बीजेपी की आई तो आप किस पर दोष देंगे? नहीं, देखिए, चुनाव हो चुका है, जो है सारा कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है। अब जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो 10 तारीख को निकल के आ जाएगा। नीरज कोहली जी, लेकिन हम अपने रूप से आश्वस्त हैं क्योंकि अपने किए हुए कार्यों से जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन किए हुए कामों पे हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जरूर दिया होगा। और जो पिछले 5 सालों में जो 2017 से पहले की माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, उस कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा चली गई थी उसको जनता भूली नहीं है, उन्हें याद है। इसलिए जनता को जो याद है उनके कर्मकांड भी और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा भी। तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नीरज कोहली जी, इस विकास यात्रा की कोई बड़ी उपलब्धि आपको याद आ रही है सर की? ऐसी बड़ी योजनाएं जिनका सीधा सीधा फायदा उत्तराखंड की जनता को मिला हो? देखिए, वैसे पल्लवी, अब इन बातों का तो कोई मतलब रह नहीं गया क्योंकि जनता ने जो जनादेश देना था वो दे दिया और उस जनादेश का खुलासा भी जो है 10 मार्च को हो जाएगा। और चुनाव में अपनी बातों को दोहराते रहेंगे सरकार की, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। विपक्ष उनकी कमी और खामियों को निकालता रहा। लेकिन मैं एक बात जरूर, मैंने आपने पूछा तो एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जितनी बार भी जब बात आई स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे, तो बीजेपी के लीडर, चाहे वो चुनाव कैंपेनिंग की बात हो, चुनाव प्रचार की बात या रैलियों की बात हो, हमेशा अपनी जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका जिक्र करते रहे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से मैंने बहुत कम देखा इनके बात कुछ बोलने के लिए। हाँ, नहीं,
अगर होता तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अपने कामों को, अपने परफॉर्मेंस को, अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच में गाते और बजाते, तो वो नहीं नजर आ। हमेशा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में वो जिक्र करते रहे, चाहे वो चारधाम प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो रेलवे लाइन की बात हो, या ठीक है कि सेंटर से मदद मिलती रही और केंद्र के काम हमारे यहाँ चलते रहे, लेकिन बात यहाँ जब असेंबली का चुनाव लड़ा जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ा जाता है कि आपने क्या किया हमारे साथ। बड़े इंजन ने तो दिया, जो छोटा इंजन था उसने क्या किया, तो उस पर कहीं कोई जवाब आया नहीं, संतुष्ट जवाब आया नहीं। अच्छा, अभी कह रहे थे रविंद्र जी कि हमने रोजगार के सुअवसर पैदा किए। सर, इस दावे को किस तरीके से देख रहे हैं आप? कितने सुअवसर हो गए उत्तराखंड में? अभी मैंने बताया आपको, मैंने अपने शुरू जब मेरा वर्क था उसी में आपने देखा, मैंने कहा उत्तराखंड देश के 10 सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में उत्तराखंड का नाम अंकित हुआ, जिसमें टॉप में, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं सारे के सारे। और महंगाई की बात करें तो महंगाई में भी उत्तराखंड जो है देश के टॉप 10 राज्य हैं उनमें उत्तराखंड का नाम है। तो यही से पता चल सकता है कि अगर रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के सेक्टर में काम हुआ होता है या महंगाई को कम करने के, नियंत्रण करने की अगर कोशिश की गई होती तो उत्तराखंड की देश के राष्ट्रीय मानचित्र पे ऐसी स्थिति बनती। आखिरी सवाल है सर आपसे। पंडा पुरोहित नाराज थे लेकिन देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का काम सीएम धामी ने किया, उसके बाद से क्या उनकी नाराजगी कम हुई होगी सर? मिनिस्टर बदलते रहे और एक मुख्यमंत्री के फैसले दूसरा मुख्यमंत्री बदलता रहा, दूसरे मुख्यमंत्री के फैसले तीसरा मुख्यमंत्री बदलता रहा। देवस्थानम बोर्ड और गैरसैंण को कमिश्नरी बनाना दो बहुत बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर लोगों की बहुत खुलकर नाराजगी सामने आई बीजेपी के सामने, और बीजेपी ने उस फैसले पर मतलब उस फैसले को बदलने में या उस फैसले पर में संशोधन करने में बहुत समय लगा दिया। मतलब विरोध चलता रहा लेकिन उसमें बहुत देरी से काफी अंत में जाकर सक्रिय हुई इन मसलों पर। तो अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि ये मुद्दे कहीं इस बार के चुनावों में बीजेपी को ले ना डूबे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनावी परिणाम आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही गहमा गहमी का दौर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस बार उत्तराखंड में जीत का जो ताज है वो किसके सर पर जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।